अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, हर साल दुनिया भर में 26 अप्रैल को आईपी डे मनाया जाता है। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे, जैसे उर्दू में अगर बात करें तो हुकूक़ मिल्कियत दानिश, यौम हुकूक़ मिल्कियत दानिश। हम अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ जो बिजनेसेस हैं, जो कारोबार हैं, जो लोगों की और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, एक ट्रेडमार्क होता है, उनके बिजनेसेस जो हैं वो जालसाजों से महफूज होते हैं। और ये इंतहाई ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी ब्रांड के लिए कि उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। लेकिन पाकिस्तान जैसी मईशत में, जहाँ पर हमारी जो पैरेलल इकॉनमी है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, वो हमारी फॉर्मल इकॉनमी से ज़्यादा तसव्वुर की जाती है, तो ऐसे में कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से दिया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। और इस दौरे जदीद में जब हम बात करते हैं, इस डिजिटल एरा की बात की जाती है और जहां पर स्टार्टअप्स इस वक्त आ रहे हैं, तो उनकी भी सबसे पहले यही बात होती है कि वो उनको एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से हो, क्योंकि दुनिया भर में किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से मल्टी बिलियन वो जाइंट्स खड़े, तो उनके दरमियान रहकर किसी को अपना काम महफूज तरीके से करना किस तरह से मुमकिन है, आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा। अली कबीर शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पार्टनर हैं अली एंड एसोसिएट्स के। अली, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये जो मैंने प्रीएम्बल दिया, इसमें आपको कुछ इससे इख्तिलाफ तो नहीं? आपने बिल्कुल समराइज कर दिया है। ओके, दिस इज अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। ये मुझे बताइए, क्योंकि मैं बहुत अरसे से, इट्स बीन 2 डेकेड्स नाउ, कि आज टीवी के ही प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमने इसको सपोर्ट किया, प्रॉपर्टी राइट्स को। और करीमुल्ला अदीनी, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो हमेशा हमारे प्रोग्राम में शरीक रहते हैं। ये मुझे बताइए कि इस मरतबा जो थीम है आईपी डे का, वो थीम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड आईपीआरस। देखिए, अगर हम देखें, वी एज पाकिस्तान माइट हैव मिस्ड मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन. Now we can't go back to the 60s and 70s. We have to look forward. Going forward इस सदी का जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो क्लाइमेट चेंज है। और अभी आप देख ही रहे हैं, हाल ही में हमने देखा दुबई में क्या हो रहा है, और अगर हम अपने मुल्क में देखें, सिंध, बलोचिस्तान, केपी, हर जगह वी आर फेसिंग दोज चैलेंजेस. सो that is also an opportunity for introduction of new technologies and how we are going to get ahead of the curve. We can't play catch up. हम अब पीछे दौड़ नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें आगे जा चुकी हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड कि हमारे इस वक्त जो सबसे बड़ा एसेट है वो हमारा ह्यूमन कैपिटल है. हम हमेशा कहते हैं हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है. अब उस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बर्डन से एसेट में हम उसी तरीके से कर पाएंगे व्हेन वी डेवलप दैट ह्यूमन कैपिटल. चलें, अच्छी टर्म आपने बर्डन कहा, रदर देन के एक लायबिलिटी कहें. जो इस वक्त हम देख रहे हैं, वो यूथ जो है वो पाकिस्तान का एसेट बने. अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज जो है, ये इतनी एक नई फील्ड इसके हवाले से आ रही है कि आप पूरी की पूरी जो इकॉनमी और जो वो होगा वो इसी डायरेक्शन के हवाले से होगा. जो जदीद टेक्नोलॉजी है, एक नया होराइजन होगा फिर इसको लेकर, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा. एग्जैक्टली, और करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए, अगर हम उसमें नहीं जाएंगे तो व्हाट वी आर फेसिंग विद रिगार्ड्स टू पोल्यूशन, जो हमने स्मॉग पंजाब में देखी, तो वो सस्टेनेबल ही नहीं है. तो इसका मतलब अगर हम वी हैव टू स्किप जनरेशंस. देखिए, अगर हम फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में थे, तो थर्ड हमें अब स्किप करनी पड़ेगी. अब हमें डायरेक्ट फोर्थ पे जाना पड़ेगा. तो उसमें अपने अंदर जो है ना कैपेसिटी बिल्ड करनी है. इट हैज़ टू बी अ 5 to 10 year प्लान. हम ये नहीं हो सकता कि आज ही वहाँ कैचअप कर पाएँ. सही, चलें, ये तो हम बिल्कुल एडवांस और उसमें कि हम हमारा जो एम है उसकी तरफ चले गए ना. पाकिस्तान में इस वक्त जो मैंने कहा कि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो है वो हमारी फॉर्मल इकॉनमी से कम तो मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादा ही मैं उसको कहूँगा. इन नंबर, इन टर्म ऑफ बिलियन डॉलर्स भी है, वो कहीं ज़्यादा है. जालसाजों से अपने कारोबार को कैसे महफूज रखा जा सकता है, जो बुनियादी सवाल है पाकिस्तान में हुकूक़ मिल्कियत दानिश के हवाले से या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से. ज़रा इसके ऊपर बताइए, ये चीज़ क्या है आपका इदारा, या आप जिस फील्ड में हैं? क्रिएशंस ऑफ द माइंड, आपके जहन की जो क्रिएशन है. हर तरीके से अगर हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ अगर वैल्यू देखूं, तो अगर यहाँ पे कोई एक फ्राइड चिकन का ब्रांड है या पानी का ब्रांड है, तो उसका जो ब्रांड का नाम है उसके अंदर वैल्यू है ना, वरना तो पानी तो आपका भर रहा है. वो उसकी जो आप चार्ज कैसे करते हैं,
बिकॉज वो वैल्यू को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। और एक चीज़ हमारे जहन में है कि पाकिस्तान में इसका शऊर नहीं है, पाकिस्तान में इसकी प्रोटेक्शन का शऊर नहीं है, लेकिन ब्रांड का शऊर बिल्कुल है। और अच्छा। हम शुरुआत से देखें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड इन पाकिस्तान इज पाकोला। आज तक भी देखिए पाकोला ब्रांड इस वक्त अगर बिक रहा है तो यू नो वेरी फेमस तेली फैमिली, they have been the pioneers in brands। अगर मैं बचपन में था तो FROTO के नाम से फ्रूटो का जूस आया करता था, गुल अहमद, अलकरम। वी आर सीइंग ब्रांड्स दैट आर वेरी सिग्निफिकेंट। अगर आप कभी यू नो लॉन सीजन विल कम अपॉन यू, तो ब्रांड की अवेयरनेस है, ब्रांड की प्रोटेक्शन की अवेयरनेस नहीं है, थोड़े से एथिकल फुकदान है, एंड वी अज्यूम के कॉपीइंग इज ईजी। मेरे ख्याल में कॉपीइंग की वजह से ना तो ओरिजिनेटर ब्रांड बढ़ सकता है, ना जो नए बिजनेसेस जो आना चाह रहे हैं, बिकॉज दे आर अनेबल टू। अगर आपने किसी को कॉपी किया तो आप हमेशा पीछे ही रहेंगे। यू नो इट इज दैट प्रॉब्लम जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के साथ तो ये पाकिस्तान में जो आपके इसके आईपी का जो लैंडस्केप है वो क्या, और इंटरनेशनली अगर उससे आप एक मवाजना करना चाहें तो क्या करते हैं, कहाँ देखते हैं पाकिस्तान? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक कानून का सवाल है तो पाकिस्तान में सारे के सारे कवानीन मौजूद हैं। ट्रेडमार्क जो कि ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है, कॉपीराइट जो आपकी क्रिएटिव आउटपुट, किताबें हुई, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हुए, गेम्स हुए, आपके म्यूजिक हुआ, आपके लिरिक्स हो गए, गीत हो गए, बिल्कुल ये सब कॉपीराइट में प्रोटेक्ट होते हैं। आपकी जो इन्वेंशंस हैं, फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हम कहें, या अगर जैसे LCD कोई नई LED कोई तो वो इन्वेंशन में होता है। और वो आप देखिए पूरी दुनिया में कहा जाता है कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो वाहिद चीज़ है जहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी कहती है इसमें मोनोपोली करें, क्योंकि ताकि जो बंदा इजाद कर रहा है, अगर मैं इनोवेशन के साथ, एनवीडिया एक कंपनी है जिसने $20 बिलियन डाल के एक नई चिप इजाद की, तो आज उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन है। वो इसलिए क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जाएगी तो उसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये पैटेंट्स हो गए। तो जहाँ अच्छा इसमें कुछ सोल्यूशन हमारे खुद ही आ गए, आपको भी पता है, एंड यू नो दिस, यू आर वन ऑफ द पायनियर्स हु रियली रेज देयर वॉइस, कि म्यूजिक में कितना प्रॉब्लम हुआ करता था कि हमारे जो गुलकार थे, मेहदी हसन साहब हो गए, कि उनको कभी भी दे कुड नेवर गेट द रिवॉर्ड। लेकिन अब स्लोली वो CDs का दौर खत्म हो गया, अब यूट्यूब और जो है स्पॉटिफाई का दौर आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली मोनेटाइजेशन की तरफ चला गया। ठीक है, तो लेकिन वहां पे भी हम देखते हैं कि कहीं पे जो म्यूजिक होता है वो इन्फ्रिंगमेंटेशन की वजह से रुक जाता है, वो भी इसका ख्याल करते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी ख्याल रखा जाता है। ये सारी वही चीजें टेक्निकली, बिल्कुल। और इसमें एक थोड़ा सा स्टेप है जो बिल्कुल आपने जो शुरुआत की कि हमारे यहाँ शायद शऊर नहीं, सबसे ज्यादा एक सपोर्ट भी नहीं है। और स्पेशली जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, एक थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे, के एजुकेशन लेवल पे, यू नो वी हैव बीन ट्राइंग, एंड आई थिंक यू नो थ्रू योर प्रोग्राम द आइडिया इज कि थोड़ा अवेयरनेस हो, ताकि जो नए हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी सीखें कि Day 1 से अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। अगर आप अगर आप गुलकार हैं तो Day 1 पे ऐसा ना करें किसी को आपने अपना राइट सारे गाने के दे दिए और फिर जब 10 साल बाद आपको ख्याल आया इसमें तो वैल्यू आ गई, को स्टूडियो बोल रहा है कि आइए हमारे साथ गाइए, और पता चला का राइट तो आप किसी और को दे चुके। ओके, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो आपने चीज़ें बताई ट्रेडमार्क के हवाले से, पेटेंट के हवाले से, उसके रजिस्ट्रेशन के हवाले से, और ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस भी तो इतना आसान नहीं है ना, ये बड़े इसमें पेचीदा मसाइल हैं। एक आध केसेस मैं खुद जानता हूँ कि एक मैन्युफैक्चरर जो है वो रॉ मटेरियल दूसरे से लेता था और उसके बाद उसने भी वही चीज़ प्रोड्यूस की, वो बाथ टब्स वगैरह की, मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिससे वो रॉ मटेरियल लेता था उसी के ऊपर केस कर दिया सेम उसका। तो ये ऐसे केसेस तो भरमार होगी पाकिस्तान में। बिल्कुल, और स्पेशली जो SMEs के अंदर, क्योंकि देखिए आज की स्मॉल एंटरप्राइज या मीडियम एंटरप्राइज कल की लार्ज एंटरप्राइज बनेगी, तो उसके लिए हमें Day 1 पे एक तो एंटरप्रेन्योर सपोर्ट के, ताकि जो SECP, टैक्स एंड IP, ये 3 आपके चीज़ें हैं जो कि आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में कोई बिजनेस लाइसेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, अब आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं होता कि हाउ टू गो अबाउट इट, कि शुरू में आप ब्रांड कैसे रखें। तो उसके अंदर ऑब्वियसली यू कैन कंसल्ट IPO, इसमें मेहनत कर रहा है। आई थिंक वेबसाइट IPO की अगर देखी जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि अब कॉमर्स मिनिस्ट्री का हिस्सा है, एंड दे आर रियली दे हैव बीन ट्राइंग कि पाकिस्तान के जो, मैं IPO पे कंटिन्यू करूंगा। नाज़रीन, हमारे साथ अली कबीर शाह साहब मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। अली कबीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, हम बात कर रहे थे आईपीओ की। जी, तो देखिए आईपीओ एक इदारा है जो कि इस पूरे मैकेनिज्म को गवर्न करता है। तो एंड ओवर द लास्ट रीसेंट पास्ट में हमने देखा है कि एक तो हमारे कवानीन भी अपडेट हुए हैं, हम जो इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ हैं उन वहाँ पे भी। हाँ, ये एक सवाल था मेरा कि पाकिस्तान में ये जो फ्रेमवर्क के हवाले से, पॉलिसी फ्रेमवर्क के हवाले से, लॉ अमेंडमेंट के हवाले से, ये रिसेंट ईयर्स में कुछ डेवलप हुआ है? एग्जैक्टली देखिए आई थिंक एक जो खुशाइन बात हुई है ये कि पहले थोड़ा सा ये डिपार्टमेंट लावारिस हो गया था। अब ये आई थिंक कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ वे देयर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ WTO एट्सेट्रा। तो अब हम देख रहे हैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं, मैड्रिड ट्रीटी जो ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन देती है दुनिया भर में, और एक PCT जिससे आपकी पेटेंट की प्रोटेक्शन होती है। बहुत सालों से हम ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, तो इस साल लास्ट ईयर हमने मैड्रिड प्रोटोकॉल साइन किया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल हम PCT जिससे हम वी आर ऑलरेडी 100 ममालिक इसको साइन कर चुके हैं और वो इस फ्रेमवर्क को ले आए हैं। तो हम इस वक्त 100 ममालिक से पीछे हैं और हमें अभी वी हैव टू गेट देयर। सो आई थिंक इट्स देयर। एक जो चीज़ आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है पॉलिसी मेकर्स के लिए, यू नो कोर्ट्स के लिए, सबके लिए कि IP इज़ इसेंशियल। हम ये ना समझें कि ये यू नो पूरी दुनिया नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा रही है। हाँ, मैं भाई इस डिजिटल इकोनॉमी में, डिजिटल एरा में किस तरीके से ये छोटे बिजनेसेस या स्टार्टअप्स जो हैं इनको आप एडवाइस करेंगे टुवर्ड्स देयर ब्रांड प्रोटेक्शन? बिल्कुल, देखिए ब्रांड प्रोटेक्शन हुआ और उनकी इंटरनल जो टेक्नोलॉजी वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक तो है कि दे हैव टू मेक श्योर कि जो भी वो ब्रांड रखें कि वो किसी से मिलता जुलता ना हो। अक्सर हमारे पास ये होता है कि वो देखिए वो तो अमेरिका में एक ब्रांड है, यहाँ पे नहीं है। यू वुड बी सरप्राइज, वो अमेरिकन कंपनी विद इन 1 महीने वहाँ पे बनी होगी, पाकिस्तान में उन्होंने देखा होगा कि यूजर्स हैं तो वो यहाँ पे प्रोटेक्शन ले चुके होंगे। अक्सर स्टार्टअप्स के साथ ये वाले इश्यूज हुए हैं। अच्छा, दूसरा नहीं, और इससे सिमिलर हमें जो देखें जो चीज़ें आ रही हैं ना, अब तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो यूट्यूब के अंदर हर कोई व्लॉगर बना हुआ है, हर कोई जो है वो यूट्यूब के ऊपर जा रहा है और वहाँ पे देखता है कि जनाब वो टिक्स कहाँ पर आ सकती हैं, स्ट्राइक्स कहाँ पर आ सकती हैं, वायलेशन कहाँ। तो ये एक सोच नहीं आ रही है। इसी को फर्दर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ना? बिल्कुल, इसी को फर्दर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड ये देखिए स्टार्टअप्स में तो फिर भी आई थिंक क्योंकि वो उनको फंडिंग की भी ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले अगर आप मोनेटाइज करते हैं, अगर आप दिखाते हैं कि देखिए मेरे ब्रांड ये है और मेरी टेक्नोलॉजी ये है, तो जब आप अपने यू नो फंड्स रेज करने जाते हैं, सीरीज C, सीरीज D, तो सीरीज A, तो उसके अंदर सबसे पहले पूछा जाता है कि आपकी वैल्यू कहाँ से है। तो आपके ब्रांड की वैल्यू है, आपकी टेक्नोलॉजी की वैल्यू है, उसके बाद यूजर्स वगैरह की भी वैल्यूएशन एक आ जाती है। इसमें स्टेट बैंक का भी बहुत अच्छा वैसे रोल रहा है। उन्होंने भी कुछ सैंडबॉक्स रेगुलेशंस क्या किया स्टेट बैंक ने? देखिए स्टेट बैंक ने कुछ सैंडबॉक्स रेगुलेशंस, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे कवानीन इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा और कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ऐसी हैं कि अभी हम वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि लॉ किस तरह मोल्ड होगा। तो उन्होंने कुछ इजाज़त दी है कि उनको ये भी पता है कि कुछ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी हिचकिचाहट है पाकिस्तान में आने की, तो मे बी अगर ओवरसीज़ कंपनी एक पाकिस्तानी ही इनोवेटर्स बनाएं तो उसमें अगर फंड्स आ जाए तो दैट इज ऑल्सो समथिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट आई थिंक द स्टेट बैंक हैज टेकन टू ट्राई एंड एटलीस्ट लिसन। तो हमें पहले एक तो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करनी है, ये शुरुआत है कि वी यू नो वी कैन नॉट जस्ट बी कि हमारी एनर्जी के क्या प्रॉब्लम्स हैं या और क्या प्रॉब्लम्स हैं। वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डिजिटल एंड नॉलेज इकोनॉमी, और उसका सबसे प्राइमरी जो एक वो चीज़ है, जो गोल है वो कि IP प्रोटेक्शन हैज़ टू बी एट द फोरफ्रंट ऑफ ऑल आवर पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान में कुछ काबिल ज़िक्र, कुछ जिसे हम केस स्टडी कहें या एक बहुत आवाम के लिए IP जो है वो कुछ ऐसे केसेस हैं? देखिए वैसे पाकिस्तान में तो यू विल बी सरप्राइज्ड केसेस हर नौयत के। मैं आपको मिसाल दूं, एक अभी तो जैसे गुटका और निस्वार में आई विल गो वेरी बेसिक लेवल पे, वहाँ तक भी ट्रेडमार्क के ब्रांड के केसेस हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे तो नहीं पता था, लेकिन व्हेन वी चेक कि अपैरेंटली ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये बिकते हैं, लोगों की तस्वीर ऐसे गोल होके तस्वीर उस पर लगाई जाती है, तो वो एक दूसरे की तस्वीरें कॉपी करके ये बेच रहे थे। तो यू विल सरप्राइज कि ब्रांडिंग उस लेवल पे, और देन देव गॉन टू कोर्ट, और इसी उसमें वो कोर्ट भी गए और कोर्ट भी सिमिलर मैं वाकया बताऊं ना, वो लाहौर हाई कोर्ट में गालिबन अभी कोई पिछले हफ्ते एक आध फकीर जो है वो गदागर जो है वो पहुंचा था कि ये मेरे एरिया के अंदर जो है ये दूसरा भीख मांगने आ रहा है, तो वो जनाब कोर्ट ऑफ लॉ चला गया। बट अदर देन दैट देखिए व्हाट इज सरप्राइजिंग टू अस इज
कि वीव सीन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि आप समझें शायद जिनकी पाकिस्तान में मार्केट भी ना हो, लुई विटॉन जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स, वो पाकिस्तान में आके अपने ब्रांड्स को प्रोटेक्ट करते हैं जहां शायद पाकिस्तानी ब्रांड्स उतना ना, क्योंकि उनका है कि एक भी किसी भी कंज्यूमर को जाली चीज़ हमारी यहाँ से बन के नहीं मिलनी चाहिए। शायद यहाँ से पाकिस्तान से दे डोंट वांट, दे सेड आपके लेदर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि यहाँ से 2 नंबर बन के जाए, आप अपने ब्रांड्स भी यहाँ से बनाएं और एक्सपोर्ट करें। लेकिन अगर हमारा एक भी फॉर लग्जरी गुड्स दिस वाज आई ओपनिंग फॉर अस कि इतना बड़ा ब्रांड आके शायद उनकी मार्केट जो पाकिस्तान में ना हो, बट देव सेड कि नहीं, हमें प्रोटेक्शन जरूरी है, वी शुड नॉट लेट एनीवन गो। इनिशियली मिसाल के तौर पर मैं ये ग्लास है ना, ये ग्लास में अगर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो उसमें मुझे किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए होगी आपकी उसमें, और क्या उसका प्रोसेस होगा? बिल्कुल, तो एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। इनफैक्ट क्रॉकरी और कटलरी में बहुत हमारी काफ़ी फाइट्स रहती हैं, क्योंकि अगर आप जैसे एक ग्लास आपने डिज़ाइन किया तो सबसे पहले तो हो गया कि ये डिज़ाइन मुनफरिद है। अच्छा। मैं चाहूँगा कि कोई और ये डिज़ाइन ना करे। अच्छा। तो इसको हम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कहते हैं, और ये पैटेंट ऑफिस के थ्रू ये वहाँ पे इसको डिज़ाइन हो जाता है, और उसके बाद 30 साल तक ये डिज़ाइन कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये नहीं, अच्छा। अगर ये मोल्ड आपका है तो कोई जाके वो मोल्ड नहीं बना सकता। ओके ओके So, you know, आपका जो मोल्ड है वो भी प्रोटेक्ट हो गया, ताकि वो मोल्ड भी प्रोटेक्ट हो गया। सही है। तो आपके पास एक एक्सक्लूसिविटी ऑन द डिज़ाइन आ गई। फिर उसके ऊपर आप एक ब्रांड लगाते हैं और आप उसकी पैकेजिंग बना, हम उसकी पैकेजिंग को भी प्रोटेक्ट करते हैं, उसके ब्रांड को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि देयर आर 2 एलिमेंट्स टू इट। हो सकता है कोई मेरी ब्रांड को कॉपी करे, और अक्सर हम ये देखते हैं कि मेरा ब्रांड उसने कॉपी नहीं किया, ब्रांड उसने रॉयल को हटा के कुछ और लगा दिया है, व्हाटएवर, आर्कोपाल या जो भी, लेकिन जो है मेरी पूरी पैकेजिंग कॉपी कर दी। लॉ ये कहता है ये भी गलत है। लॉ तो इस हद तक चला गया है, एंड सुप्रीम कोर्ट में भी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा केस, एक बहुत फेमस ब्रांड है K&N's, जो कि फ्रोज़न फ्रूट, दे टुक इट, और उन्होंने कहा देखिए आपका जो लोग तो आपके लाल कलर से ले रहे हैं, तो इसका मतलब कलर तक प्रोटेक्ट हो जाता है। अच्छा। और इस तरह के मेरे ख्याल से जो फैमिली ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, जब वो स्प्लिट होते होंगे तो तब ये चीज़ें ज़्यादा मेरे ख्याल से आती होंगी। देखिए इसमें तो बहुत, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि जब हमारा जो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनता है या बंटवारा जो हम जिसको कहते हैं जब होता है, उसमें प्रॉपर्टीज़ की तो वैल्यूएशन ले ली जाती है, और अक्सर, लेकिन 6 महीने बाद हमारे पास क्लाइंट्स विल कम एंड से कि देखिए हम लोग अलहदा तो हो गए, लेकिन वो भी ये ब्रांड बना के बेच रहा है, मैं भी ये ब्रांड बना के बेच रहा हूँ, और मार्केट में इट्स अ चैलेंज। चले, बहुत शुक्रिया। अली कबीर शाह हमारे साथ मौजूद थे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर हम बात कर रहे थे ना। एक ब्रेक की कॉल, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे शाहजेब रिंद से। कोयटा का ये नौजवान जिसने कराटे कॉम्बैट में अपने हरीफ भारतीय खिलाड़ी को महज 20 सेकंड में नॉकआउट करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। 20 मई को दुबई में मिक्स मार्शल आर्ट में कराटे कॉम्बैट का एक मुकाबला हुआ, और इस मुकाबले में पाकिस्तानी जो फाइटर हैं शाहजेब रिंद, उन्होंने अपने भारतीय हरीफ को 20 सेकंड के अंदर जो है वो नॉकआउट किया, और उसके बाद उनका जो एक जेस्चर था, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों का फ्लैग एक साथ उठाया और पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया। तो ये बहुत वायरल हुआ, और इससे पहले शाहजेब रिंद को नहीं जाना जाता था और ना ही इस गेम के हवाले से था, लेकिन इस फाइटर ने जितनी यहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी स्ट्रगल की और पूरी ज़िंदगी में जितना उसने एक मशक्क़त की, आज के प्रोग्राम में हम वही आपके सामने रखे हैं। खुद शाहजेब रिंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहजेब। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से, बिलखुसूस कराची के लोगों की तरफ से, आज न्यूज़ की टीम की तरफ से मैं आपको इस तारीखी कामयाबी के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच। ये कामयाबी जो है हमारे पूरे पाकिस्तान की, बल्कि पूरी कौम की कामयाबी है। तो मैं भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ बहुत बहुत, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और मुझे टाइम दिया। अच्छा, अब शाहजेब ज़रा अपना तारुफ आप कीजिएगा, बताइएगा अपने बारे में कुछ। इब्तिदाई तालीम वगैरह कब पैदा हुए, कहाँ से ताल्लुक़ है, इब्तिदाई तालीम वगैरह कहाँ हासिल की, और फिर ये यहाँ तक का जो सफ़र है आपका कराटे का, कॉम्बैट कराटे का? जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक जो है कोयटा से मेरा ताल्लुक है, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, और मैं जो है मेरा जो बेसिक एजुकेशन था वो सब यहाँ कोयटा में हुआ है, और मेरा जो यूनिवर्सिटी था वो जो है ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। और उसके बाद जो है मेरा जो स्पोर्ट्स का कैरियर स्टार्ट हुआ वो जो मैंने 8 साल की उम्र में शुरू किया।
8 साल की उम्र में मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया। उसके बाद मेरी स्ट्रगल्स काफ़ी ज़्यादा थे। मैं मतलब बहुत टाइम से खेल रहा हूँ। इसमें जो है मैं प्रोविंशियल चैंपियन भी बन चुका हूँ, कई दफ़ा प्रोविंशियल चैंपियन बन चुका हूँ। फिर उसके बाद जो है नेशनल टीम में मैं गया, नेशनल चैंपियन बना, तकरीबन 8 साल लगातार अनडिफीटेड पाकिस्तान में नेशनल चैंपियन बना। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान टीम में इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहा बहुत काफ़ी टाइम से, और बड़े-बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स मैंने हासिल किए। फिर उसके बाद मुझे एक नहीं, लेकिन इतना सब कुछ होने पे भी शाहजेब रिंद को उस तरीके से प्रमोशन नहीं हो पाया, पब्लिसिटी नहीं हो पाई, इतना उजागर नहीं कर सके, आपको क्या रहा? जी बिल्कुल, हालाँकि मैं पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहा था और इंटरनेशनल मैं काफ़ी दफ़ा खेल चुका हूँ। पहले मुझे मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिली, ना किसी को पता था आज तक कि शाहज़ेब रिंद कौन है। हालाँकि मैंने बहुत दफ़ा लहराया है और बहुत बहुत सी अचीवमेंट्स अपने नाम किए हैं। हम्म। लेकिन अभी जो फर्स्ट फाइट थी ये इंडिया के खिलाफ थी। इसमें जो है मेरा जो फाइट था वो इंडिया में भी वायरल हुआ था, और इंडियन जो सुपरस्टार्स थे और पाकिस्तान के जो मॉडल्स थे, बालाज मसूद, बासित रिंद और इमरान अब्बास, ये सारे आए थे बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स। तो उसके बाद जाके जो है अब जो है मीडिया पे आ रहा है। अच्छा, तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब मिक्स मार्शल आर्ट के 8 मुकाबलों में से 7 के आप फाते हैं, और इसके पीछे कितना हार्ड वर्क है, और आपकी अब आगे का क्या प्लान है आपका, किसके ऊपर नजरें? जी बिल्कुल, ये जो है एक बहुत ही टफ इवेंट है। इसमें जो है मतलब आप अपने कंट्री को रिप्रेज़ेंट करते हो, बहुत ही बड़ा बात है। और मैं भी एज़ अ फर्स्ट पाकिस्तानी फाइटर, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा बात है कि मैं फर्स्ट पाकिस्तानी फाइटर होके इस लीग में खेल रहा हूँ। फिर उस मेरा अनडिफीटेड रिकॉर्ड है, 6-0 मेरा रिकॉर्ड है, और 4 जो मेरे फाइट्स है वो बाय नॉकआउट है। फर्स्ट मतलब उसमें मैंने फर्स्ट राउंड फिनिशेज़ है, सेकंड राउंड फिनिशेज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी हो रही है, मतलब इस प्लेटफ़ॉर्म पे खेलना और पाकिस्तान का नाम रोशन करना। और मेरा जो नेक्स्ट प्लान है इंशाल्लाह वो जो है वर्ल्ड टाइटल का है। मैं कोशिश कर रहा हूँ वर्ल्ड टाइटल जो है पाकिस्तान में खेलूँ। अगर पाकिस्तान में पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपना जो वर्ल्ड टाइटल है वो पाकिस्तान में खेलूँ और वर्ल्ड टाइटल विन करूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। अच्छा, ये बताइए, जब हम बात करते हैं मिक्स आर्ट की, तो उससे हमारी क्या मुराद होती है, और आपके जो ये कराटे कॉम्बैट है, ये नॉर्मली कराटे से कितना मुख्तलिफ होता है, इसमें क्या होता है? जी, ये प्रोफ़ेशनल फ़ाइट्स है, ये जो है नॉर्मल कराटे से बहुत ही डिफरेंट है। नॉर्मल कराटे में आप पावर यूज़ नहीं कर सकते। ये जो है प्रोफ़ेशनल है, इसमें जो है आपको सिर्फ़ पावर ही यूज़ करना है। इसमें जो है आप स्लो खेल नहीं सकते। ये जो है स्पोर्ट्स है, यंग एज जो हमारे यूथ है, यंग यंग एज के जो लड़के हैं वो इसमें स्पोर्ट्स में शामिल है, और ये बहुत ही फ़ास्ट गेम है। इसमें जो है आप दूसरे हरीफ को आपको मौके मिलता ही आप उसको नॉकआउट करने की कोशिश करते हो। तो ये बहुत ही टफ़ गेम है, दुनिया का सबसे टफ़ तरीन गेम है। इसमें हाँ। आप जो है बॉक्सिंग भी है, ये सब कुछ है, मतलब जैसा नहीं, लेकिन मतलब ये सब टफ कुछ गेम जरूर है, इसकी ट्रेनिंग इंतहाई टफ रही होगी। फिर आपके कोच, आपके ट्रेनर जो हैं, जाहिर है कि उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी सक्सेस में। उनके हवाले से भी जरा बताइए हमें। जी बिल्कुल, जो मेरा ट्रेनिंग कैंप था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। मैं ट्रेनिंग कैंप जो है रमज़ान में था, रमज़ान में मैं ट्रेनिंग कर रहा था। मतलब दिन में 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे ट्रेनिंग करना, मतलब और वो भी रोज़ा रख के, रोज़े की हालत अच्छा। में ट्रेनिंग करना आसान चीज़ नहीं। और वहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप जो है रमज़ान में ट्रेनिंग कर रहे हो, आप अपना ट्रेनिंग कम करो या आप जो है फ़ाइट ना करो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं फ़ाइट भी करूँगा और अपने रोज़े भी रखूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा। सारे अपने रोज़े भी रखे और ट्रेनिंग कैंप भी किया, और मेरे जो कोचेज़ थे वो बेस्ट कोचेज़ थे। मैं अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जो हाँ। मेरे अमेरिकन कोचेज़ हैं, हैव 3 कोचेज़। एक एक जो है अमेरिकन कोच है, नेक्स्ट वन इज़ मेक्सिकन एंड द अदर वन इज़ स्विट्ज़रलैंड। सो स्विट्ज़रलैंड। सो मेरे 3 कोचेज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोचेज़ बेस्ट हैं, और जो और वो मुझे ट्रेन कर रहे हैं। ये सारा अरेंजमेंट जो आपने अपने वसाइल से किया है? जी, ये सब कुछ अरेंजमेंट मैंने अपने वसाइल से किया है, गवर्नमेंट का मुझे कोई सपोर्ट नहीं रहा है। जब से मैं अमेरिका गया हूँ, सब कुछ मैं जितना भी मेरा ट्रेनिंग कैंप है, जितने फाइट्स है, अभी 6-0 मेरा रिकॉर्ड है। 5 फाइट्स मैंने किए बगैर गवर्नमेंट के सपोर्ट के। अभी जो है गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट, अभी मुझे वादे किए मेरे साथ गवर्नमेंट ने सपोर्ट करने का, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। चलें। अच्छा, ये बताइए, ये फाइट से पहले जो राणा सिंह इंडियन जो फाइटर था, उसकी और आपकी तल कलामी हुई थी, या क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या हुआ था जिसकी वजह से? एक तो इंडिया पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है वो एक कोई जंग की सी सूरत हाल होती है, तो मुकाबले से पहले ही बहुत वहां पे टेंस्ड माहौल हो गया था, हुआ क्या था?
जी बिल्कुल, वो फ़ाइट से पहले मुझे गालियाँ भी दे रहा था और पाकिस्तान के बारे में गलत बातें भी कर रहा था। मतलब वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी और उसके बाद मैं उस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि मैं जब फ़ाइट करता हूँ, मैं टेक्निकल खेलता हूँ। बाकी फ़ाइट्स अगर आप मेरे देखें, सारे टेक्निकल फ़ाइट्स होते हैं। इस फ़ाइट में मैं जो है इमोशनल था, इमोशन से मैं फ़ाइट कर रहा था क्योंकि इस फ़ाइट में मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ भी पड़ी थी इंडियन अपोनेंट के तरफ से और जो है मेरी अम्मी को भी गाली पड़ी थी और मेरे मतलब अच्छा, कंट्री को भी नहीं गाली तो ऐसे कैसे अलाउ, बहुत मतलब वहां पर जब ये फाइट हो रही थी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे, वहां पर रेफरी होता होगा, ये सारी चीजें अलाउड होती हैं क्या इस गेम में? नहीं, ये फ़ाइट से पहले की बात है। फ़ाइट से पहले हमारे जो होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ वग़ैरह होते हैं, वो जो है उसमें ये चीज़ें हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ में मतलब वो प्रेस अच्छा कॉन्फ्रेंस अच्छा होता है अच्छा, उसमें लेकिन आपने उसको डाइल्यूट फ़ाइट कर दिया सारा। जब जब इंडिया का फ्लैग उठाया फिर आपने पाकिस्तान के साथ विक्ट्री स्टैंड के ऊपर, तो वो जो मैसेज पूरी दुनिया ने तो देखा, आपको उस वक्त वहां पे क्या मैसेज मिला था, क्या रिस्पांस मिला था उस मैसेज पे? जी बिल्कुल, वो मुझे दिखाना था अपने मतलब जो कल्चर है हमारा, जो कंट्री है, जो उसमें लोग हैं, जो हमारे कल्चर के लोग हैं, उन सब का मुझे दिखाना था कि वी आर पीसफुल कंट्री। सो वो फ़ाइट जो थी वो दैट फ़ाइट वाज़ नॉट फॉर वॉर, इट वाज़ फॉर पीस। सो ये पी तो इस वजह से मैंने इंडिया का फ्लैग उठाया और पाकिस्तान का फ्लैग उठाया और दोनों को मैंने रिंग में लहराया और मैंने एक बहुत ही मतलब पावरफुल मैसेज दिया कि हम जो है पीसफुल कंट्री है, हम जो है मतलब हम जो है हमेशा चलें, पीसफुल दैट्स ए गुड साइन। और फिर उसके बाद इंडियन फिल्म एक्टर सलमान खान जो है वो भी आपसे मिले, उनसे उनसे क्या बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, फ़ाइट के बाद सलमान खान भी मेरे साथ मिले, वो बहुत खुश थे और जब मेरी फ़ाइट हो रही थी, वो फ्रंट सीट पे आके बैठ के मेरी फ़ाइट वॉच कर रहे थे। उनको बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था मेरा फ़ाइट देखना और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ मेरे फ़ाइट देख रहे थे। और फ़ाइट के बाद वो मुझे उसने बुलाया और उनके साथ मैं मिला और वो मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि 20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो हर किसी को। तो मतलब बहुत ही बड़ा मेरे लिए बात था और उसके बाद उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, जो संजय दत्त है सलमान खान के हाँ, संजय दत्त का है, उसके साथ मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद मुझे वापस उन लोगों ने कॉल की, मुझे वापस बुलाया और अपने जो टीम है पूरा उनके साथ उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और उन सब के साथ मैंने सेल्फियाँ वगैरह ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस हाँ, रहा, बहुत अच्छा ठीक है, मतलब लेकिन बहुत ही कुछ ज़्यादा पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज भी आपके पास वहां पे मौजूद थे आपको सपोर्ट करने के लिए? जी, जी, बिल्कुल पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़, पाकिस्तान का जो बड़ा मॉडल है बालाज मसूद, पाकिस्तानी एक्टर बासित रेन और जो है फ़ेरोज़ क्या कहते हैं इमरान अब्बास, वो भी ख़ास मेरे फ़ाइट के लिए आए थे अच्छा, पाकिस्तान से फ्लाई कर ठीक। ये जो फाइट के बीच में चलें, वो प्रोफेशनल फाइट आप करते हैं, वो थप्पड़ शप्पड़ भी बड़े मारते हैं और इसमें भी आपने मारे, ठीक ठाक मारे, तो बचपन में भी कभी खाए आपने? जी, बिल्कुल, बचपन से ही मैं ऐसे ही मतलब मारने वाला कभी खाया नहीं है मैंने और मारे बहुत सारे सारे लोगों को है। तो ये बचपन से एक चीज़ है मतलब जो मुझे मतलब वो तो मैं हमेशा फाइटर्स को जो है पुश करता हूँ, लेकिन इस टाइम उसने ये गलती कर दी, मुझे पुश कर दिया। तो मैंने कहा चलो अभी मुझे पुश कर दिया है, उसको बदला तो देना पड़ेगा। तो उसके बाद अच्छा, मैंने उसको ठीक है। पैर अच्छा, थप्पड़ अब मार ये बताइए कि ज़ाहिर है कि आप इतनी मेहनत करके ऊपर आए और हुकूमत अब देख रही है और हमारी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है कि आप पाकिस्तान में इस कॉम्बैट फाइट के हवाले से, कॉम्बैट कराटे के हवाले से आप जो भी इसके प्रमोशन के हवाले से अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करेंगे। आपने इसके ऊपर सोचा कभी? जी, बिल्कुल, मैं जब फर्स्ट फाइट मेरा था कराटे कॉम्बैट में, मेरा ये ड्रीम था कि मैं और भी पाकिस्तानी फाइटर्स लाऊँ क्योंकि एज़ अ फर्स्ट पाकिस्तानी मैं उसमें खेल रहा था और उससे पहले जो है उसमें पाकिस्तान का कोई भी फाइटर नहीं था इस लीग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ये ड्रीम था कि मैं और भी कितना टैलेंट इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो अनटैप्ड है? जी, जी। आप अगर फाइट देखें मैं एज़ अ कैप्टन पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहा था और मैंने 2 और फाइटर्स जो पाकिस्तान के थे वो भी उस कार्ड में डाले थे। ये मेरा ड्रीम था कि पाकिस्तानी फाइटर्स को लाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 फाइटर्स मैंने और भी इस कार्ड में डाले थे और इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे मैं जितना मुझसे कोशिश हो सकेगा कि मैं पाकिस्तानी फाइटर्स को जो है इसमें फ़िल करता जाऊँ। चैलेंज ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि बहुत लाखों की तादाद में आपके फैंस जो हैं वो बड़े होंगे और उसमें बड़ी तादाद में जो है वो फीमेल फैंस की भी होगी, तो प्रपोजल भी बड़े आए होंगे, क्या ख्याल है? जी, जी, बिल्कुल। प्रपोज़ल तो हमेशा आते रहते हैं। अभी भी मुझे कुछ मैसेजेज़ आए, वो डायरेक्ट मुझे कहते हैं कि हमारे साथ शादी कर लो। तो ये अच्छा, खामख़ा ये आते तो सब सोच सबका लें ना, फिर प्यार है। कर लें, जहां जिंदगी में बहुत सारी चीजें की, इधर भी एक जरा आप आए, मतलब फाइटर तो आप हैं ही, अगला भी जरा कट टू साइज ही रहेगा। जी, असल में मेरा जो है जो ड्रीम है सबसे पहले तो मैं वो अपना ड्रीम पूरा करूँगा। पाकिस्तान के मतलब आपको पता है कोई भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं है मार्शल आर्ट्स में। तो ये मेरा एक ड्रीम है अपने मुल्क को जो है पूरी दुनिया में उसका लोहा मनवाऊँ, अपने जो ड्रीम्स है उसको पूरा करूँ। बल्कि ये मेरा ड्रीम है मैं अपने कंट्री के लिए कुछ करूँ। तो हम्म। ये मेरा मौका है सब
को मैं शाहजेब बहुत बहुत करूंगा। शुक्रिया एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपके जो ड्रीम्स हैं वो सारे के सारे यकीनन पाकिस्तान की नेक नामी के हवाले से हैं, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने के हवाले से हैं। तो अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करे, आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और पाकिस्तान के लिए खुशियाँ और तमगे और जो है वो समेटते रहें। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।